जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग अपनी क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने एक थॉट लिखा हुआ है और ये थॉट नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है कि आप लोगों को मौका मिल रहा है तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्द ही आ जाएगी जैसे कि, लेकिन उसके बावजूद आप लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी आपको करनी चाहिए। और जिनको यह मौका नहीं मिल रहा है ना, वो सोच रहे हैं कि हमको काश ऐसा मौका मिला होता। तो भैया, आप लोगों को मौका मिला है तो पढ़ लो। हर किसी को पढ़ाई नसीब नहीं होती है और ये बिल्कुल बात सही है। जाने बेचारे कितने लोग जो हैं वो पढ़ने को लेकर तरस रहे हैं कि काश उनको पढ़ा दिया जाता। और आपकी फैमिली, आपके घर वाले, ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए तैयार है, उसके बावजूद अगर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायक बात है। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 275 या अनुच्छेद 280? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का बेटा क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 267 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 267 के तहत जो है वो भारत सरकार जो है एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। अनुच्छेद 266 के तहत क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा संचित निधि की स्थापना, संचित निधि की स्थापना। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 275 के द्वारा केंद्र द्वारा, लिख लीजिएगा, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। ठीक है, इसके साथ में अनुच्छेद 280 में क्या होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? बलवंत राय मेहता समिति, शिव रमन सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति या के कस्तूरी रंगन समिति? बताइएगा। नई शिक्षा नीति जो है, जो कि 2020 में आई है, यह किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई है? तो सही आंसर बेटा क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, के कस्तूरी रंगन समिति जो है इसकी सिफारिश पर कब? 29 जुलाई 2020 को, ठीक है, इसको लागू किया गया। याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर क्या आया? तो पंचायती राज। जो पंचायती राज हमारे देश में है वो किस समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। शिव रमन समिति की सिफारिश पर जो नाबार्ड बैंक है, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर होती है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, और मूल कर्तव्य कहाँ पर हैं? तो अनुच्छेद 51 का में है। ठीक है, और भाग 4 का 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। तीसरा प्रश्न है हमारा कि तीस्ता नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण हुआ?
सिपकीला दर्रा, जोजिला दर्रा, जेलेपला दर्रा या तुजू दर्रा, बताइएगा। अब आप लोग बता सकते हैं अगर आपको ये पता होगा कि तीस्ता नदी कहाँ बहती है, ठीक है। तो जो तीस्ता नदी है इसके द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है बच्चा? तो जेलेपला दर्रे का निर्माण होता है। किसके द्वारा? तीस्ता नदी के द्वारा। और जेलेपला दर्रा बेटा कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में ही एक और दर्रा है जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा, नाथुला दर्रा। कौन सा है? नाथुला दर्रा यहीं पर है। जो आपका सिपकीला दर्रा है इससे किस नदी का निर्माण होता है? तो सतलज नदी का। याद रखिएगा, सतलज नदी का निर्माण होता है। और ये सिपकीला दर्रा कहाँ पर है बेटा? तो ये सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। मतलब जो सतलज नदी होती है वो सिपकीला दर्रा के माध्यम से ही भारत में प्रवेश करती है, इसका अर्थ ये है, ठीक है। जो जोजिला दर्रा है इससे, तो जोजिला दर्रा जो होता है सिंधु नदी, ठीक है। ऐसे आप समझिएगा कि जोजिला दर्रा से होकर कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी, ठीक है। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। और ये कहाँ पर है बेटा? तो जोजिला दर्रा आपका लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। तुजू दर्रा जो है वो कहाँ पर है? तो तुजू दर्रा आप लोगों का मणिपुर राज्य में है। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में स्थित है। अब आप लोग बताइएगा कि यांग्याप दर्रा, ठीक है, यांग्याप दर्रा, बोमडिला दर्रा, ये कहाँ पर है? और दिफू दर्रा, जल्दी से बताइएगा कहाँ पर है। तो देखिएगा, जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो आपका यांग्याप दर्रा है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और ये कहाँ पर है बेटा? तो ये भी और ये भी और दिफू, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू भी है, बोमडिला भी है और यांग्याप दर्रा भी है, ठीक है। सारे के सारे कहाँ पर हैं? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो बाकी तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? तो जेलेपला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है हमारा कि पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 28 फरवरी 1728, 29 मार्च 1737, 14 जनवरी 1761 या 12 अक्टूबर 1707 को, बताइएगा। तो देखिएगा, पालखेड़ा का युद्ध जो होता है वो 28 फरवरी 1728 को होता है। कब होता है? 28 फरवरी 1728 को होता है। और किसके मध्य में होता है? तो बाजीराव प्रथम एवं निजाम, हैदराबाद का जो निजाम होता है उस समय आसफ जाह प्रथम के मध्य में, ठीक है। या कहीं कहीं पर आप लोगों को निजामुल मुल्क भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये युद्ध होता क्यों है? आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मराठा जो थे इतने मजबूत हो गए थे कि वो सरदेशमुखी नामक एक टैक्स लेते थे, ठीक है। क्यों? मुगलों, मतलब उनका एक टैक्स चलता था, जैसे कि पहले मुगल वगैरह टैक्स लेते थे ना कि अपने राज्यों की रक्षा करने के लिए। तो इसी तरीके से जो मराठा इतने मजबूत हो गए थे तो अन्य राज्यों या अन्य प्रांतों से टैक्स लेते थे, जिसका नाम था सरदेशमुखी। और जो हैदराबाद का निजाम था इसने देने से मना कर दिया था। तो बाजीराव प्रथम ने कहा था ठीक है, फिर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसने इनकी चुनौती स्वीकार कर ली थी और इस युद्ध में बाजीराव प्रथम जो थे वो विजयी हुए थे, ठीक है। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा, तो वही कौन था? बाजीराव प्रथम ही था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा, ठीक है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तब भी बाजीराव प्रथम था। और इसने कब किया था? 29 मार्च 1727 को, ठीक है। कब किया था? बाजीराव प्रथम, लिख लीजिएगा चाहे तो,
ठीक है। ये वही बाजीराव प्रथम है जो आप लोग मूवी देखे होंगे, बाजीराव मस्तानी वाला। ठीक है, ये अपने समय में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, ये भी याद रखिएगा। ये अपने टाइम पर कोई भी युद्ध नहीं हारा था, लेकिन अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, महिला के चक्कर, मस्तानी के चक्कर में अपना जीवन जो था, इसका अंतिम समय बहुत ज़्यादा दुखद रहा है। ठीक है, फिर 14 जनवरी 1761 को आप सभी लोग जानते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। और जो 12 अक्टूबर 1707 को है, पालखेड़ा के युद्ध जो हुआ है, उसकी नींव समझो 12 अक्टूबर 1707 के खेड़ा का युद्ध जो होता है, इसी से रखी गई थी। किससे? खेड़ा का युद्ध। और खेड़ा का युद्ध जो था वो साहू एवं ताराबाई के मध्य होता है। साहू एवं ताराबाई के मध्य होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि हमेशा वही सारे युद्ध मत पढ़ो, कुछ कभी कभी नई चीज़ें भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा कि घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी या बलबन? बताइएगा। तो देखिएगा, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत जो थी बेटा, वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। क्या निर्माण कराया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। सीरी का किला बनवाया था। क्या बनवाया था? सीरी का किला। हजार खंबा महल बनवाया था। और क्या बनवाया था? हजार खंबा महल को भी बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, इसकी भी शुरुआत किसने की थी? मतलब कठोर रूप से बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, चलिए 6ठा प्रश्न है हमारा कि पेंटागोनिया मरुस्थल का निर्माण किस धारा से होता है? बताइएगा। फॉकलैंड धारा, बेंगुला धारा, हम्बोल्ट जलधारा या लेब्राडोर जलधारा? बताइएगा। तो देखिएगा, जो फॉकलैंड जलधारा है, पहली ये तो बात, ये ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है। जो बेंगुला जलधारा है, ये भी कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट, ये भी एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है, वो किसके द्वारा बनता है बेटा? तो फॉकलैंड जलधारा के द्वारा इसका निर्माण होता है। जो बेंगुला जलधारा है आपकी, ये कहाँ पर है? तो बेटा कालाहारी मरुस्थल में है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में ये पहुंचती है। ठीक है, इसके साथ में ही जो आपकी एक हम्बोल्ट जलधारा है। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है लेब्राडोर जलधारा। अगर आपसे पूछा जाए, जो लेब्राडोर जलधारा थी के द्वारा, ठीक है, प्लावी हिमसेल से टकराकर टाइटैनिक जहाज डूबा। इसके बारे में तो सब लोग सुने होंगे ना, टाइटैनिक जहाज के बारे में। तो ये टाइटैनिक जहाज डूबा था, तो जो लेब्राडोर जलधारा हुई थी, इसके द्वारा लाए गए जो हिमसेल थे, उसके द्वारा इस जहाज को टकराने से, मतलब उस हिमसेल से टकराने से टाइटैनिक जहाज डूब गया था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि टाइटैनिक जहाज के डूबने में किस जलधारा का मुख्य योगदान था, या इस तरीके से पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है, तो वो लेब्राडोर धारा थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है हमारा कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी है, माउंट स्ट्राम्बोली है, माउंट किलायू है या माउंट सेमरू है? बताइएगा। विश्व का सबसे अधिक, सर्वाधिक मतलब सक्रिय ज्वालामुखी जो है बच्चा, वो कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? माउंट किलायू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट किलायू हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। और हवाई द्वीप कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर। ठीक है, हवाई द्वीप पर है। और हवाई द्वीप कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी जो है, ये विश्व का सबसे ऊंचा
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर है बेटा? तो ये इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए माउंट स्ट्रम्बोली, तो आपसे कहा जाए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है बच्चा? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो होता है वो किसको कहा जाता है? माउंट स्ट्रम्बोली को कहा जाता है। अच्छा, माउंट सेमरू जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा? इंडोनेशिया देश में स्थित है। और इंडोनेशिया में ही एक और स्थित है जिसका नाम है माउंट सिनाबुग। प्रश्न बनता है कि माउंट सिनाबुग ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में। या माउंट सेमेरू कहाँ पर है? तो भी क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म महासम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मेरठ, गोवा, नई दिल्ली या भोपाल? बताइएगा। तो देखिएगा, जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म महासम्मेलन था इसका उद्घाटन, ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आप लोग आंसर करिएगा तब तक। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है। और इसका आयोजन बेटा जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। मेरठ में जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन हुआ है। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन हुआ है। इसके साथ में ही आप लोग याद रखिएगा जो गोवा है, ठीक है, गोवा में अभी क्या हुआ है? तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। क्या हुआ है? विश्व आयुर्वेद कांग्रेस। ठीक है, इसका आयोजन बच्चा कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा आप लोग, इसका आयोजन गोवा में हुआ है। ठीक है। और अगर नई दिल्ली में पूछ लिया जाए तो आप लोग लिख देना ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। टेक्नोलॉजी समिट या वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये भी कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के अंदर ही हुआ था। और ये पहला है, प्रथम है, तो याद भी रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत में प्रथम योजना अवकाश कब हुआ? 1964 से 1967 तक, 1966 से 1969 तक, 1978 से 1980 तक या 1990 से 1992 तक? बताइएगा। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा योजना आयोग का गठन कब होता है? योजना आयोग का गठन जो होता है वो कब होता है? 15 मार्च 1950 को। कब होता है? 15 मार्च 1950 को होता है। और प्रथम योजना अवकाश जो होता है 1966 से 1969 तक होता है। अगर आपसे द्वितीय योजना अवकाश पूछ ले तो कब होता है? 1978 से 1980 तक। और तृतीय योजना अवकाश जो होता है वो 1990 से 1992 तक रहता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होता है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइएगा। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? क्योंकि अब तो योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया है? योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से। तो आप लोग आंसर करिएगा जल्दी से। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे बेटा। कौन थे?
गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। और अंतिम उपाध्यक्ष जो थे योजना आयोग के, मोंटेक सिंह आहूवालिया। क्या नाम था? मोंटेक सिंह आहूवालिया, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग करते हैं? स्फेगनोमीटर, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। रक्तचाप मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 से स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है? ठीक है। और इसको हम किससे मापते हैं बेटा? स्फेगनोमीटर से मापते हैं। किसके द्वारा? स्फेगनोमीटर से मापते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके द्वारा ब्रेकियल जो हमारी धमनी होती है, क्या नाम है? ब्रेकियल धमनी। जो ब्रेकियल धमनी होती है इसके द्वारा ही, ठीक है, इस जो स्फेगनोमीटर के द्वारा ब्रेकियल धमनी द्वारा हमारे रक्तचाप को मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि रक्तचाप मापने के लिए किस धमनी का उपयोग किया जाता है? तो ब्रेकियल धमनी का। अच्छा, जो आपका बैरोमीटर होता है ये क्या करता है? तो ये बेटा वायुमंडलीय दाब को मापता है। क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। और यहीं पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर, ठीक है, मतलब वही मौसम को मापता है। अगर अचानक से बैरोमीटर क्या हो जाए? नीचे हो जाए। क्या हो जाए? नीचे हो जाए, तो इसका अर्थ लगाया जाता है कि तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। अगर धीरे धीरे से नीचे आए तो क्या माना जाएगा? कि वर्षा होने वाली है, कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। और धीरे धीरे से जब ज़िंदगी में आकर के ऊपर बढ़ोगी तो ज़िंदगी क्या हो जाएगी? साफ़ हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो मौसम कैसा रहेगा? साफ़ रहेगा। तो मौसम संबंधित अगर घटनाएं होती हैं, अगर बैरोमीटर अचानक से नीचे आएगा तो तूफान आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा तो बरसात होगी, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? कि मौसम साफ़ रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ में ही बच्चा, जो आप लोगों का स्टेथोस्कोप होता है, इसका काम क्या होता है? तो यह हृदय की धड़कन को सुनता है। क्या करता है? हृदय की धड़कन, ठीक है, हृदय की धड़कन इसके द्वारा सुनी जाती है। और हृदय की जो धड़कन होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो बिना किसी यंत्र के द्वारा हम लोग हृदय की धड़कन को नहीं सुन सकते हैं। वो अलग बात है कि पूरी जो है धड़कन पिक्चर में अंजलि जो होती हैं, अंजलि की धड़कन सुनते रहते हैं। वो कौन? सुनील शेट्टी, देव बाबू, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारी हृदय की धड़कन सुन रहे हैं, तुम्हारी धड़कन धड़क रही है, ये है वो, तो भैया ड्रामा है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि 20 हर्ट्ज से कम होती है हृदय की धड़कन की जो होती है आवृत्ति, तो उसको हम लोग सुन ही नहीं सकते। उसको हम इसी यंत्र के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा ही सुन सकते हैं। बाकी आप कितना भी कान लगा लो, कितना भी झूठा दिलासा दे लो, ठीक है, आप जो है हृदय की धड़कन को नहीं सुन सकते। और जो सुन रहा है उसके कंटाप दो एक खींच के, कहना स्टेथोस्कोप लेके आओ तब हमारी धड़कन सुनो आके, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके साथ में ही आगे बढ़ने से पहले एक बढ़िया सी कुछ व्यवस्था हो जाए आप लोगों के लिए। जैसे एक बढ़िया सी शायरी आप लोगों के लिए सुनाई जाए कि भरी गर्मी में समंदर को दरिया नहीं होने देंगे। भरी गर्मी में समंदर को दरिया नहीं होने देंगे। लगाएंगे क्रीम, लपेटेंगे गमछा, खुद को करिया नहीं होने देंगे। याद रखिएगा, तो करिया नहीं होना है, गोरा ही होना है, लेकिन पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा हंसो मत, ध्यान दो।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सहरिया जनजाति किस जिले में निवास करती है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइएगा। तो यही बताइएगा पहले कि उत्तर प्रदेश में सहरिया जनजाति और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, जो आपकी सहरिया जनजाति है यह ललितपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगरिया जनजाति कहाँ रहती है उत्तर प्रदेश में, कौन सी? अगरिया, भुइया और परहिया, ठीक है, परहिया, ठीक है, ये जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? तो ये सारी जनजातियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में निवास करती हैं, ठीक है। यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में सर्वाधिक जनजाति निवास करती हैं, तो सर्वाधिक जनजाति भी आपके सोनभद्र ज़िले में ही निवास करती हैं। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो बेटा इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। और एक चीज़ आप लोग याद रखना कि यह शनि के आकार की है। किसकी है? शनि के आकार की है। जो शनि ग्रह होता है ना, उसके आकार का इस नक्षत्रशाला को बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, बताइएगा। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला और जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? बताइएगा। देखो, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो है वह सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला। मतलब सबसे बड़ी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बैठने के लिए सबसे ज़्यादा लोग आ सकते हैं। मतलब 400 सीटें हैं यहाँ एक बार में। तो ये कहाँ पर है बेटा? गोरखपुर ज़िले में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में है। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये कहाँ पर है? तो ये रामपुर ज़िले में है। इसका पूर्व नाम क्या था? तो भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था। और जवाहर नक्षत्रशाला जो है यह आनंद भवन प्रयागराज में है। कहाँ पर है? आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है। तो भैया वीर बहादुर बताइएगा जल्दी से। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। संभवतः एक लेवल है प्रश्न का। तो देखिएगा, धान का कटोरा जो है वो चंदौली ज़िले को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो चंदौली ज़िला है इसको क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे है हमारा प्रश्न कि रानी कर्णनायक जिन्हें वर्ष 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था वह एक नर्तकी थी। मतलब किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? सुंदरम बालाचंद्र किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? और क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तीनों प्रश्नों के आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। देखिएगा, अब अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है ना, इतना कंटेंट दे रहे हैं, अगर क्लास पसंद आ रही है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो रानी कर्णनायक जो थी वो किससे संबंधित थी? तो बच्चा कथक से संबंधित थी। किससे? जो कथक है इससे संबंधित थी। सुंदरम बालाचंद्र जो थे वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो बीड़ा से। किससे? बीड़ा से। और क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई जो होती है वो 28 इंच होती है। कितनी होती है? 28 इंच होती है, ठीक है। सारे प्रश्न जो हैं ये पूछे हुए हैं, फिर मत कहिएगा बताए नहीं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित रचना है? मिसेज फनी वोन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? वर्तमान में वायुसेना के उपप्रमुख कौन हैं? बताइएगा। अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित रचना है? तो याद रखिएगा, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो जेम्स मिल की, किसकी? जेम्स मिल की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। मिसेज फनी बोन्स जो है ये किसकी है? तो अक्षय कुमार की वाइफ जो है ट्विंकल खन्ना। कौन है? ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है ये, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख जो हैं वो बनाए गए हैं आशुतोष दीक्षित। कौन है बच्चा? आशुतोष
दीक्षित हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। आगे है हमारा प्रश्न कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, बताइएगा। देखिएगा ये जो वन लाइनर प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरमैन जो है वो रवनीत कौर बनी है। कौन बनी है? रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। इसके साथ में ही विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं बेटा? अजय बंगा बने हैं, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, और केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक जो हैं वो प्रवीण सूद बने हैं। कौन है वर्तमान में? प्रवीण सूद हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। दोनों प्रश्नों के आंसर जल्दी से बताइएगा कि विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है बेटा? तो 2 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1994 में इसको मनाया गया था और 1994 से प्रत्येक 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग 3 जुलाई को। कब? 3 जुलाई को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? तो पहली बार इसको भी कब मनाया गया था? तो वर्ष 2008 में। कब मनाया गया था बच्चा? वर्ष 2008 में इसको पहली बार मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब देखिएगा, कल मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे। देखिएगा, फूलों का अध्ययन जो होता है वो फ्लोरिकल्चर होता है, लेकिन पुष्प का अध्ययन भी फ्लोरिकल्चर होता है। लेकिन अगर आ जाए एंथ्रोलॉजी, क्या आ जाए? एंथ्रोलॉजी, तो ये भी सही होता है। ठीक है, अगर फिलहाल तो दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, एंथ्रोलॉजी आ सकता है। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक जो था खिज्र खां था और अंतिम शासक जो था वो आलम शाह था, ये भी याद रखिएगा। सबसे कम समय तक किसने शासन किया था? तो मतलब दिल्ली सल्तनत काल में सबसे कम समय तक सैयद वंश के शासकों ने ही शासन किया था। ठीक है, विषाणु की सर्वप्रथम खोज जो थी वो इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी, याद रखिएगा। शास्त्रीय भाषा का सर्वप्रथम दर्जा जो था वो तमिल को दिया गया था 2004 में, बिल्कुल सही है। कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। इसके साथ में ही अगला प्रश्न था कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे आप लोगों से कुछ प्रश्न हैं जो पूछने हैं, बताइएगा आप लोग। अच्छा, इसी के साथ में जो है कि इसके बाद में किसको दिया गया था? तो 17 सितंबर 2004 को तो किसको? तमिल को दिया गया था। इसके साथ में ही 2005 में संस्कृत को दिया गया था। ठीक है, और सबसे अंत में अगर पूछ लिया जाए तो उड़िया भाषा को। कब? 2014 में। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कितनी शास्त्रीय भाषाएं? तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। ठीक है, 6 भाषाएं हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अब देखिएगा, आज के लिए कुछ होमवर्क के प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा कि अशोक का अहरोरा शिलालेख कहाँ स्थित है? वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? टोकोफेरॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? और सुमेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई पैसा नहीं जा रहा है आप लोगों का, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। बाकी मैंने आप लोगों से कहा था अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पर जो है वो क्लास का लिंक लगा दिया करें, तो थोड़ा सा सही रहेगा अगर 2-4 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे। बाकी जो है आप लोगों को जैसा उचित लगे आप लोग वैसा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।